हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इनके अंदर हमने 3 तरह की रिएक्शंस देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो आपने इन सबको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स की नहीं, अराइल हैलाइड्स की। अब हम सेम रिएक्शंस जो आपने अब तक देखी है उन्हें हम अराइल हैलाइड्स के लिए देखेंगे। तो शायद दिमाग में बात आ गई होगी कि अल्काइल हैलाइड्स को इतना टाइम लगा हमें इन सब रिएक्शंस को पढ़ने में, अब अराइल हैलाइड्स के लिए भी वापस ये सारी रिएक्शंस। लेकिन अच्छी बात यह है कि अराइल हैलाइड्स में ये रिएक्शंस काफी लिमिटेड है। एलिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिएक्शन विद मेटल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो जितना फ्रीक्वेंटली, जितना इजीली अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, उतना इजीली या उतना नॉर्मल कंडीशन में अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते। दे कैन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों नहीं कर सकते उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी अच्छी अल्काइल हैलाइड्स कर सकते थे। तो गाइज यहां पे उतनी डिटेलिंग आपको नहीं करनी जितनी कि आप अब तक कर आए हैं, लेकिन हाँ कंपैरेटिव स्टडी तो होगी ही। और ये टॉपिक भी कोई उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस वाला टॉपिक था। तो ये टॉपिक छोटा है, 2 लेक्चर्स में ये पूरा भी हो जाएगा। आज हम अराइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, एक आइडिया देता हूं, जैसे कि CH3Cl प्लस KOH एक्वस, तो प्रोडक्ट विल बी CH3OH। फाइन, तो ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पे ये अल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, फिर इसके अंदर कई सारी बातें आ गई थी, वो आपको अच्छे से ध्यान होगा, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी आ गए थे, और कंडीशंस हमने लगा दी थी, मैकेनिज्म हमने लगा दिया था, SN1 SN2 वगैरह कई सारी बातें। यहां पे यदि हम बात करें तो जहां CH3Cl है उस जगह पर अब फिनाइल रिंग और Cl पर ध्यान रहे, हैलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए, तो ये अराइल हैलाइड्स होंगे। बेंजीन रिंग है, बीच में एल्किल ग्रुप आ गए और फिर हैलोजन जुड़ रहा है, तो ये फिर अराइल हैलाइड्स नहीं है, ये अल्काइल हैलाइड्स भी नहीं है, ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही हो जाएगी जैसी कि आपने अब तक पढ़ी है। बेंजीन रिंग हो गई, फिर CH2 आ गया, फिर Cl जुड़ रहा है, तो Cl जिससे जुड़ रहा है वो तो एक एल्किल ग्रुप ही है, तो फिर वहां तो कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो आप पढ़ के आ चुके हैं, SN1 SN2 वाले। यहां पे बहुत स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं बहुत क्लियरली कि अब हम उन हैलाइड्स की बात करेंगे जिनके अंदर हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली अटैच्ड है तो अब ये कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे। अगर रिंग के बाद कोई एल्किल ग्रुप है और फिर वो जुड़ता है तो फिर वो प्रॉपर्टीज कंडीशन सब वैसी है जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। तो हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर अराइल हैलाइड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अराइल हैलाइड्स क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं? माय आंसर इज यस, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल कंडीशंस में क्यों नहीं? जितना इजीली अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, अराइल हैलाइड्स क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने 4 पॉइंट्स रखूंगा, और उन चारों पॉइंट्स को जब मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उन्हें कंपेयर करूंगा अल्काइल हैलाइड से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जितना आसानी से अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते थे, अराइल हैलाइड्स नहीं कर सकते। तो इसी बात में हम सबसे पहले सामने रेजोनेंस से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात जो मैंने बोली वही यहां पे लिखी हुई है। अब क्यों नहीं कर पाते उसके बारे में मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए अगर ये कर रहे होते तो आप रिएक्शन को कैसे लिखते? अगर ये कर रहे होते तो मैं रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखता। ये तो मानते हैं ये अराइल हैलाइड हो गया, हैलोजन सीधा रिंग से अटैच्ड है, आप लिखते KOH एक्वस, और बहुत सिंपली ये रिएक्शन हो जानी चाहिए थी, और यहां पे कौन आ जाना चाहिए था? KCl तो बाहर निकल जाना चाहिए था, माइनस KCl, और पीछे OH आके जुड़ जाना चाहिए था, फिनॉल बन जाना चाहिए था। लेकिन ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं है, ये उतनी आसानी से नहीं होती जितनी आसानी से यहां पे अगर CH3Cl होता तब हो जाती। CH3Cl होता तो ये रिएक्शन होनी थी, लेकिन जब बेंजीन रिंग के साथ Cl अटैच हो तो रिएक्शन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? तो देखिए, इस रिएक्शन के होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस बॉन्ड का टूटना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इस बॉन्ड का टूटना जरूरी है, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हटेगा और कोई चीज आके जुड़ेगी। अब कुछ ऐसा होता होगा जिस वजह से इस बॉन्ड के टूटने में मुश्किल आती होगी, और वो क्या आती है शायद आपके दिमाग में तो बातें होंगी, 11 से रिलेटेड कंसेप्ट है, फिर भी मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूंगा, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं अपनी बातों को 4 तरीके से आपको समझाऊंगा। ये जो क्वेश्चन अभी आप देखने जा रहे हैं ये बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
1 मार्क में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, डिटेल कॉन्सेप्ट पे अगर जवाब देना हो या डिटेल में आंसर देना हो तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बात को समझिएगा, मैं आपको जो पॉइंट्स यहाँ पे लूंगा वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में लूंगा जिस ऑर्डर में उनकी इंपॉर्टेंस है। मतलब पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। तो हम सबसे पहले ये बात समझें कि इस बॉन्ड का टूटना इतना मुश्किल क्यों है। अगर ये टूट जाता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, लेकिन ये टूट नहीं रहा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। अभी टूट क्यों नहीं रहा, देखिए इस बात को हम यहां समझते हैं। सबसे पहले यहां जाइए, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी बनाए और शायद आपको अब यहां पे नजर भी आ रहे होंगे। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, फाइन। अब क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। कैसे? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चेक कर सकते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि यहां पे कॉन्जुगेशन है लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉनिक या पाई इलेक्ट्रॉन्स में। इस कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस का रिजल्ट क्या होगा वो अभी आपको सामने नजर आ जाएगा। अब आप देखिए, जब भी रिंग को लोन पेयर डोनेट किया जाता है तो उस इफेक्ट को सोच लीजिए दिमाग में, क्या नाम देते हैं उस इफेक्ट को? नाम दिया जाता है प्लस आर इफेक्ट, करेक्ट। रिंग को जब रिंग की तरफ लोन पेयर जाए या रिंग लोन पेयर खींचे, ओके। अब देखिए यहां कैसे रेजोनेंस होता है वो देखिए। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाएं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और उस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे काम में आ जाएंगे। इसका रिजल्ट ये स्ट्रक्चर होगा। यहां पे लोन पेयर का ध्यान रखिएगा। कैसे बना वो मैं आपको शो करता हूं। इस जगह देखिए, पहले इसके बाद मैं ये बता रहा हूं, एग्जाम में आपको सीधा ये बताना है, लेकिन इसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो और उसके बाद फिर ये। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए, कई सारे तरीके हैं स्ट्रक्चर्स बनाने के। आप सोचिए जरा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूं तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, और क्योंकि जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेती है उसके बाद नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर वो प्लस पे है और इलेक्ट्रॉन ले रही है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब आप देखिए जरा, ऊपर कौन अटैच्ड है? Cl। अब Cl क्या करेगा? ये डेफिशिएंट हो गया कार्बन। Cl अपना एक जो लोन पेयर है वो यहाँ रखने की बजाय बॉन्ड में काम में ले लेगा, लोन पेयर शेयर कर लेगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिससे कि इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। अब जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा तो मतलब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया भी है, लेने पे कौन सा साइन आना है? नेगेटिव। अभी कौन सा साइन प्रेजेंट है? पॉजिटिव। लेने पे नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे वापस बना देता हूं, ये लीजिए। तो यहां पे कार्बन था, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। Cl, अब क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही किया है इसलिए इस पे प्लस साइन, इसने एक्सेप्ट किया है इसलिए इस पे नेगेटिव साइन। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया भी था और इलेक्ट्रॉन लिया भी है, इसीलिए ये पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है। एक तरीका तो ये है। अगर आपको ये तरीके से चार्ज समझ नहीं आता तो आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मल चार्ज से भी आंसर आ जाएगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने आ रहे हैं नजर? 1 2 3 4 5 6 7 होता है, लेकिन 6 नजर आ रहा है, मतलब प्लस साइन आना तय है। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बनाने की कैपेसिटी? 4। देखिए 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, न्यूट्रल ही आएगा। इस कार्बन के पास देखिए तो यहाँ तो एक H होता है, तो 3 तो बॉन्ड बन गए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के काम में आ गए। एक पेयर भी प्रेजेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के काम में आ गए और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। टोटल 5, और टोटल 5 से क्या होने जा रहा है वो आपको अच्छे से पता है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब होता है तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो ये देखिए नेगेटिव आ गया। अब शायद आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इससे ये स्ट्रक्चर बन गया डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज घूमने लगा है। जो चार्ज यहां पे अगर आप देखें तो ये जो चार्ज अब यहां पे आया है, अब ये चार्ज घूमता हुआ आगे भी जाएगा। अब देखिए वो चार्ज आगे कैसे घूमेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो आप सोचिए जरा यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। और प्लस माइनस जब आमने सामने होते हैं, जब भी प्लस माइनस आमने सामने हो तो क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। माइनस के बाद जो लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में काम में आ जाता है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ कोई चेंज नहीं, ऊपर भी कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही है। तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इस जगह पर। यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो इसमें नेगेटिव साइन और ये पेयर आ गया। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। और ऑलरेडी यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नेगेटिव प्रेजेंट है। नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने है, एक डेफिशिएंट एक रिच है, तो ये लोन पेयर अपना यहाँ पे शेयरिंग में काम में ले लेगा। जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे काम में आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए। ऑलरेडी पॉजिटिव है तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और क्योंकि इसने डोनेट किया ऊपर वाले ने एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को, तो डोनेट करने वाले पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस माइनस न्यूट्रल। और सिंपली आप तो ध्यान रखिए, प्लस माइनस जब भी आमने सामने होते हैं
तो उस लोन पेयर की जगह बॉन्ड बन जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आएगा, देख सकते हैं। अब जो नेगेटिव साइन यहाँ था वो डीलोकलाइज होकर यहाँ आ गया है। फाइन, अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब इससे आप आगे चलें, तो यहाँ पे तो लोन पेयर है ही, ठीक है। अब देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा साइन आना है, नेगेटिव विद लोन पेयर्स, और यहाँ पे पॉजिटिव, और प्लस और माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देखिए बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इसका अगला स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके आगे भी अगर हम चलना चाहें तो वही पोजीशन हमें वापस मिल जाएगी जिससे आपने बात को स्टार्ट किया था। अब अगर आप यहाँ पे देखें, बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये है। फाइन, अब आप यहाँ पे देखें तो अब डीलोकलाइजेशन कैसे होगा। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस Cl अगर खींच ले, क्योंकि Cl अब दे तो सकता नहीं, क्योंकि और पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, न्यूट्रल ही होना चाहेगा। बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव तो रखना नहीं चाहेगा, अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज ही होना है। डीलोकलाइजेशन हमें पूरा भी करना है, जिस जगह से कहानी शुरू हुई घूमकर वापस वहां पहुंचनी चाहिए, इसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। फाइन, देखिए तो यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब मैं यहां शिफ्ट कर दूं, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, तो ऊपर जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो Cl के पास ऑलरेडी है ही है, और ये वाला भी इसके ऊपर चला जाएगा, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एक्स्ट्रा, एक तो था ही, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी कौन सा साइन प्रेजेंट है, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ पे बन जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिए ये यूं का यूं है, ये यूं का यूं है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये Cl है। अब इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट था इस पर प्लस साइन भी था, यहाँ जो लोन पेयर सॉरी बॉन्ड जो था उसके अंदर मैंने उसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स को Cl पे शिफ्ट कर दिया। अब Cl पे एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था ही, ये वाला तो खुद का ही था, ये वाला भी इसके ऊपर ले लिया मैंने, तो इसमें नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। और क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तो पहले से बन चुके थे, ये बॉन्ड बन गया, और Cl वैसा ही हो गया जैसा पहले था, क्योंकि Cl के पास वापस 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वैलेंस शेल में जब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्डिंग का काम कर रहा है, तो स्पीशीज न्यूट्रल होगी। अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ गई कि बेंजीन में जो रिंग है वो डीलोकलाइज रहती है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लोकलाइज रहता है, और उससे अगर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उस पे प्रेजेंट लोन पेयर भी इस डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फाइन, दैट्स वाई Cl जब रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तभी हम इसको एरोमेटिक हैलाइड बोल सकते हैं। अगर बीच में रिंग के बाद एक CH2 और फिर Cl हो गया तो ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, ये हैलाइड है लेकिन ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाड के लिए Cl का डायरेक्टली अटैच होना जरूरी है, क्योंकि जब डायरेक्टली अटैच होगा तभी रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ इसके लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अब देखिए, अब ये सामने जो चीज लिखी हुई थी वो आपको सामने नजर आ गई। जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था वो सारी बातें लिखी है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे ये आया नहीं है, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइन, नाउ अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो देखने से आपको एक चीज फील हो जाएगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये सारे जो हैं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन सबका हाइब्रिड होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये बात तो तय है कि जो इसका हाइब्रिड होगा, जो इन सभी स्ट्रक्चर का कंबाइंड फॉर्म जो होगी, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, उसके अंदर यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि इन सब स्ट्रक्चर्स में इसमें और इसमें तो सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे डबल भी नजर आ रहा है। तो ये बात तो तय है कि परमानेंटली डबल तो नहीं होगा, मतलब पूरा डबल तो नहीं होगा, लेकिन पूरा सिंगल भी नहीं होगा। 1 और 2 मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कहीं बात होगी। मतलब कि जैसा CH3Cl के अंदर अगर हम बात करें, अल्काइल हैलाइड की बात करें, तो यहां लोन पेयर तो है, लेकिन यहां पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं, यहां बेंजीन नहीं है, तो यहां पे ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था। तो यहां तो प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही था, सिंगल बॉन्ड ही था, लेकिन यहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो चुका है। अब वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है, तो वो है 1.6। 1.6 का मतलब आप समझ गए होंगे, ना सिंगल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल के बीच में, लेकिन 1.5 से भी ज्यादा, मतलब 1.6। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने यहां लिख भी रखा है, यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.6 है। अभी जो 1.6 बॉन्ड ऑर्डर है, शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे आया, वो मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, और क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है तो इस बॉन्ड को तोड़ना, मतलब कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा कि आसान होगा, आपके पास जवाब है, मुश्किल होगा। और अगर इसको तोड़ना मुश्किल होगा तो फिर किसी और न्यूक्लियोफाइल का आकर यहां पे सब्स्टिट्यूट होना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूशन तो तभी पॉसिबल है ना जब ये बॉन्ड टूटे। बॉन्ड इजीली नहीं टूट सकता क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। दैट्स व्हाई अराइल हैलाइड्स उतने अच्छे से तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं कर सकते जितने अच्छे से अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आपके दिमाग का कि 1.6 कैसे आया। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है जो मैंने आपको बताया, उसको यहां पे देखिए,
यहां पे आप सेंटर में देखिए, इस जगह पे देखिए, करेक्ट। सब में देखे तो सिंगल बॉन्ड तो है ही है, मतलब एक बॉन्ड तो है ही है, तो 1 तो है ही है। किसी का भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो सिंगल बॉन्ड तो सब में प्रेजेंट है, फाइन। अब डबल बॉन्ड देखें तो कितने हैं, 1 2 3, करेक्ट, 3 है। और डिस्ट्रीब्यूट कितने में होंगे, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी रहेगा, तो 5 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो 1 + 3/5 आंसर आपके पास आ गया, दैट इज 1 + 0.6 एंड दैट इज 1.6, दैट इज योर आंसर। दैट्स वाई यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1.6 है, एक से ज्यादा, 2 से कम, लेकिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 1.6। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि यहां पे जितने भी बॉन्ड्स है ना, उन सबका टोटल कर लो और जितने रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर दो, तो भी आंसर आपको वही मिलने वाला है। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें तो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, 8। नाउ कितने रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स में, यानी कि 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 ही आएगा। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है, बोर्ड्स में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। इसी डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड का टूटना मुश्किल है और इसी वजह से दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब नेक्स्ट केस क्या है और कौन सी कंडीशन है जो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से रोकती है। अब जो दूसरी कंडीशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी के हिसाब से सेकंड नंबर पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखें क्या है, मैं लिखूंगा उसी से आप एकदम से कनेक्ट करेंगे। अल्काइल हैलाइड की यदि हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड यहां देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे नोट्स की। यहां देखिए, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड अगर मैं आपके सामने लिखूं, दिस इज अल्काइल हैलाइड, फाइन। इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन आप बताएं, ये सब हम पहले देख चुके हैं, sp3, और इसके अंदर 25% एस कैरेक्टर है, करेक्ट, 25%। अब आप पढ़ रहे हैं अराइल हैलाइड्स, ये रहे आपके अराइल हैलाइड्स। इस कार्बन की अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो इस बार आप क्या बोलेंगे, 3 सिग्मा ही है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, एस कैरेक्टर विल बी 33.33%, करेक्ट। ये सब निकालना मैं पहले आपको बता चुका हूं। एक में एस कैरेक्टर 25%, एक में एस कैरेक्टर 33.33% है, दोनों में सेम कार्बन ही, लेकिन सेम स्पीशीज की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है और खासकर कार्बन की तो हो ही सकती है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता तो वहां तो एस कैरेक्टर 50% होता, और ये बात भी मैं बता चुका हूं, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा उस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, या इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है उन पे अपना होल्ड बनाए रखना, जो कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स काम में आए हैं। देखिए यहां पे कैसे, अब यहां पे ये तो आप मानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन काम में आए, ये और ये, इस बॉन्डिंग में यहां पे भी ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स काम में आए। सब्स्टिट्यूशन के लिए इस बॉन्ड को टूट के जाना जरूरी है बाहर, करेक्ट। और जब ये बॉन्ड टूट के जाता है तो जो Cl होता है उसके पास ये इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं 3 लोन पेयर, और साथ में ये और ये वाला भी लेके चला जाता है Cl बाहर। और किस तरीके से Cl बाहर निकलता है, इस तरीके से Cl बाहर निकलता है, राइट, फाइन। तो Cl इस तरीके से बाहर निकलता है, मतलब Cl को ये इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाना है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर लेकर जाना है। सिमिलरली यहां पे भी अगर Cl बाहर निकलता तो ये तो पेयर 3 तो होते ही हैं, वो तो होते ही, ये इलेक्ट्रॉन भी और साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये साथ में बाहर लेके निकल जाना चाहिए था, तभी ये बाहर जाता और तब कोई न्यूक्लियोफाइल अंदर अटैक करता। लेकिन जितना आसानी से ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, सारा रोल इस इलेक्ट्रॉन का है, जितना आसानी से ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, क्या आपको लगता है ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से छोड़ देगा? शायद आंसर आपके पास है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे इन इलेक्ट्रॉन पर होल्ड इस कार्बन के मुकाबले तो ज्यादा होगा, और इस Cl को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर ले जाने में, बशर्ते इस Cl के, क्योंकि ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है क्योंकि ये कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे कार्बन ही है, ये 3 हाइड्रोजन तो पीछे जुड़े हुए हैं, यहां हाइड्रोजन ना भी माने आप तो ये 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन का होल्ड उतना नहीं है जितना कि इस कार्बन का इस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड है। इस वजह से, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर एक पेयर बनाकर
इस फॉर्मेट में, क्लोराइड की फॉर्म में बाहर जाने में इसको काफी मुश्किल होगी, काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई जितना आसानी से यहां Cl सब्स्टिट्यूट हो सकता है उतना आसानी से यहां नहीं हो सकता। दैट इज द सेकंड रीजन, जबकि वो केस यहां पे पॉसिबल नहीं था। इस वजह से भी अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते। वो बात यहां पे आपको लिखी हुई भी नजर आ जाएगी। देखिए सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। सारी बात जो मैंने आपको समझाई है वो यहां पे लिखी हुई है, हाइब्रिडाइजेशन को मैंने हाईलाइट कर रखा है। चले आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए किसी भी तरीके से आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल के SN1 मैकेनिज्म कराने के लिए कार्बोकैटायन तैयार कर ही लिया। जैसे कि यहां देखेंगे, यहां देखिए, जैसे कि कोई अल्किल हैलाइड होता, ये Cl होता, हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब डाल देते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये सॉल्वेट होकर बाहर निकल जाता है और पीछे कौन सा साइन आ जाता है, पॉजिटिव, और यहां से ये चीज हट जाती है। ये देखिए कार्बोकैटायन बन जाता था और ये कार्बोकैटायन स्टेबल भी होता था, इसलिए बनता था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था। वो सारी कहानी आपको पता है। अब यही चीज अगर हम अराइल हैलाइड्स में कराने की कोशिश करें तो एक बार सोचते हैं जरा क्या होगा। मान लीजिए हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल भी दिया, जैसे ये कर दिया, और इसको हटा भी दिया और एक कार्बोकैटायन बना भी लिया, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा फिनाइल कार्बोकैटायन। ये रहा, करेक्ट, फिनाइल कार्बोकैटायन, यही प्लस आना है। आप कहीं पे भी लगा लीजिए, वैसे लगाता तो भी प्लस, कहीं पे भी लगाइए प्लस, यहां लगाइए, यहां लगाइए, एक ही बात है, Cl बाहर निकल जाता। लेकिन ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन है ना, हाईली अनस्टेबल। भाई किसी भी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपरकॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है, नंबर वन, डीलोकलाइजेशन पे डिपेंड करती है, चार्ज डीलोकलाइज हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। यहां तो रेजोनेंस का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस साइन है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, और जिस कार्बन पे प्लस साइन है उसी पे डबल बॉन्ड अटैच्ड हो, चाहे माइनस साइन हो तो डबल बॉन्ड अटैच्ड हो, यहां पे माइनस हो डबल बॉन्ड अटैच्ड हो, प्लस है तो डबल बॉन्ड अटैच्ड है, यहां पे डायरेक्ट अटैचमेंट है, यहां पे रेजोनेंस इम्पॉसिबल, रेजोनेंस हो नहीं सकता। रेजोनेंस कब होता है, देखिए ऐसा होता है रेजोनेंस, ऐसी कंडीशन अगर बनती तो रेजोनेंस पॉसिबल था, प्लस साइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप यहां शिफ्ट कीजिए, यहां पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये डीलोकलाइजेशन हुआ। रिंग में भी पॉसिबल है, मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं, यहां पे बॉन्ड लगाऊं और प्लस साइन यहां पे हो, तो प्लस साइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, करेक्ट, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कीजिए, यहां नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, प्लस साइन यहां आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन फिनाइल कार्बोकैटायन में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव साइन है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड भी आइसोलेटेड नहीं है, डीलोकलाइजेशन वाला सेक्शन है ये पूरा, एक्चुअली ये सिस्टम डीलोकलाइज्ड है, यूं घूम रहा है, और इस घूमते हुए सिस्टम में ये जो प्लस साइन है ये इनके साथ रेजोनेंस शो कर ही नहीं सकता। तो जो फिनाइल कार्बोकैटायन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और जो चीज हाईली अनस्टेबल होगी वो बनना ही नहीं चाहेगी, और जो वो बनना ही नहीं चाहेगी तो SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट। SN1 मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के लिए स्टेबल कार्बोकैटायन बनने चाहिए, और ये तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो आप किसी भी कंडीशन में कितना भी प्रॉपर कंडीशन जनरेट कर दीजिए SN1 मैकेनिज्म के लिए, ये कभी भी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड ही नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या SN2 के थ्रू कर सकता है? तो आंसर है SN2 के थ्रू भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि SN2 के अंदर साइमल्टेनियस अटैक होता है, एक तरफ से हैलाइड हटता है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सही। नॉर्मली अगर हम देखें तो यहां पे देखिए, करेक्ट, ये है, और जबकि ये है तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, घूमता रहता है अंदर, रेजोनेंस, फाइन, ये Cl है। अब मान लीजिए आपने OH माइनस आयन को पीछे से अटैक करवाया, जैसा कि नॉर्मली आप यहां करवाते थे, CH3Cl में OH माइनस बहुत इजीली पीछे से अटैक कर लेता था, ये यहां से बाहर निकल जाता था। याद है ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, क्योंकि पीछे इसको भीड़ भाड़ कम मिलती थी OH को। क्यों? क्योंकि कार्बन से 3 H ही तो जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे ग्रुप्स हैं, साइमल्टेनियसली OH का अटैक आसानी से हो जाता था। SN2 मैकेनिज्म में यही तो होता है। लेकिन यहां पे जब OH इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा किसी भी डायरेक्शन से, तो इसके पास एक चीज नहीं है जो नीचे इसके पास नहीं है, और वो नई चीज क्या है? वो नई चीज है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल को
क्या प्रोवाइड करेगा, शायद आप समझ गए होंगे, रिपल्शन प्रोवाइड करेगा और इन दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएंगे और इसी रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस रिंग के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा किसी भी डायरेक्शन से। दैट्स व्हाई SN2 मैकेनिज्म इज आल्सो रूल्ड आउट। तो SN1 क्यों रूल्ड आउट हो गया? क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल। SN2 क्यों रूल्ड आउट हो गया? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अंदर अप्रोच करता है जुड़ने के लिए तो उसे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शंस मिलेंगे और उन्हीं रिपल्शंस की वजह से इसकी एंट्री डिफिकल्ट हो जाएगी, इसे हिंड्रेंसेस ज्यादा मिलेंगे और इस वजह से SN2 मैकेनिज्म भी रूल्ड आउट। फाइन, दैट्स व्हाई ईदर SN1 हो चाहे SN2 हो, अराइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन शो करने में काफी डिफिकल्टी शो करेंगे। रीजन क्या है? रीजन है C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होना, रीजन है कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, रीजन है इनस्टेबल अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन का बनना और रीजन है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शंस का होना। ये सारे फैक्टर्स मिलकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अराइल हैलाइड्स के लिए काफी डिफिकल्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, आप अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। वो पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बाद में 2 बताए वो पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, और उसके बाद रिपल्शन फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वो भी बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसीलिए देखिए यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म भी रूल्ड आउट कर दिया गया है और ऊपर SN1 भी रूल्ड आउट कर दिया गया है। और ये जो 3 बातें मैंने जो बताई है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो 3 बातें अल्काइल हैलाइड्स में बिल्कुल नहीं थी। पहला, CH3Cl में कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है कार्बन और Cl के बीच में, नंबर 1। नंबर 2, CH3 में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी कम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, इसीलिए Cl आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, हैलोजन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर जा सकते हैं। नंबर 3, इनके कार्बोकेटायन स्टेबल भी बन सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। नंबर 4, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, इसीलिए रिवर्स साइड से या उल्टी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जबकि ये सारे केसेस अपोजिट हो गए थे अराइल हैलाइड्स में। दैट्स व्हाई अराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अराइल हैलाइड्स के लिए इतनी ही मुश्किल है तो फिर किन कंडीशंस में ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है? तो उसके लिए हम 2 ही वर्ड बोलेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर अराइल हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब ड्रास्टिक कंडीशंस क्या हो सकती हैं? ड्रास्टिक कंडीशन हो सकती है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का यूज। इन सबको अगर हम मिला दें तो फिर एक ड्रास्टिक कंडीशन बनती है। या तो इन कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है अराइल हैलाइड्स का, या फिर जिस भी आप अराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उस अराइल हैलाइड की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अगर जुड़े हुए हैं तो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होती है। मैं वापस बोल रहा हूं, जिस भी अराइल हैलाइड का आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं उस अराइल हैलाइड की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाता है। उस बात का प्रूफ कई सारी रिएक्शंस मेरे पीछे लिखी हुई है, मैं भी आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन ये कि आसान हो गया, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन वापस क्रॉस क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों नहीं? फिर मैं बोल रहा हूं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, तो फिर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि मेटा पे क्यों नहीं? इन सब बातों का जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। मैं समझाऊंगा आपको बातें तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये चीज तो चेक कर लें कि वाकई ड्रास्टिक कंडीशन में या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन को आसान करती है। देखते हैं, यहां देखिए, सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी हुई है ये है डाउ प्रोसेस। काफी फेमस प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें सीधा क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट हो गया है। नोटिस करने वाली बात यह है कि अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में आइडिया आपको मिलने लग गया है क्योंकि हमारा अगला जो चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये एक फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ क्लोरोबेंजीन, अब तक हमने ये पढ़ा कि ये बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां तो ये बॉन्ड टूट चुका है, Cl हटकर OH आ गया है, तो OH एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, नंबर 1। नंबर 2, ये OH आपको NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से मिला तो सोल्यूशन में अवेलेबल था, नंबर 1। नंबर 2, 623 केल्विन, काफी हाई टेम्परेचर आपने मेंटेन किया, 300 ATM प्रेशर भी आपने मेंटेन किया है। इन सब कंडीशंस के साथ साथ सेकंड पॉइंट में हम एसिडिफिकेशन भी करते हैं। जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि एसिडिफिकेशन का क्या रोल है, क्योंकि सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और फिर हम उसका एसिडिफिकेशन करके फिनॉल बना लेते हैं। ये बात मैं यहां इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिनॉल्स में दूंगा। फाइन, अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग बेस लेकर 623 केल्विन लेकर 300 ATM प्रेशर मेंटेन करके जब आप फॉलोड अप बाय दिस प्रोसेस इज फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन बाय एडिंग HCl, आपको सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कंडीशन काफी ड्रास्टिक है,
हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यूज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन। तो इन सब का रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, कंडीशन ड्रास्टिक हुई। इसके अलावा यदि आप देखें तो अब ये दो कंडीशंस और देखिए। इन दो कंडीशंस में नोटिस करने वाली बात क्या है, आप अगर सेकंड कंडीशन में देखें तो वहां पे एक NO2 ग्रुप जुड़ रहा है पैरा पोजीशन पर। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो जब किसी भी चीज से जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है। किस पोजीशन पर नजर आ रहा है? पैरा पोजीशन पर नजर आ रहा है। इसके पैरा पोजीशन पे आ जाने पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड पे OH आ रहा है, जहां से Cl था वहां से हटके OH आ गया, लेकिन पैरा पोजीशन में NO2 है। लेकिन अगर आप कंडीशन को नोटिस करें तो कंडीशन में NaOH यूज हो रहा है, वो तो ऊपर भी यूज हुआ था। टेम्परेचर देखें तो ऊपर टेम्परेचर था 623, यहां पे अगर आप टेम्परेचर देखें तो लगभग होगा 443 के आसपास टेम्परेचर होगा, 443। अब 443 जो टेम्परेचर है, राइट, इसके साथ प्रेशर देखें तो प्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि जो कंडीशन जितनी ड्रास्टिक ऊपर आपने यूज की थी उतनी यहां यूज नहीं हो रही, बाकी फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन तो हो ही रहा है। तो क्वेश्चन अराइज ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब तो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन आप उसके बाद वाली रिएक्शन को भी देखिए। उस रिएक्शन में आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों पे NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ नजर आएगा। और इस कंडीशन में आप देखिए जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो कितनी वीक हो गई हैं। फाइन, जैसे कि NaOH आप यूज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इस बार 368 केल्विन ही रिक्वायर्ड है, प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं है, फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन। शायद यही सारी बातें यहां पे लिखी हुई आप नोटिस कर सकते हैं। यहां पे एक NO2 था तो NO2 तो वही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन पहले के मुकाबले कंडीशन आसान हुई। यहां पे देखा जाए तो और आसान हुई, टेम्परेचर और कम हो गया, क्योंकि ये दो पोजीशन पे प्रेजेंट था, ऑर्थो एंड पैरा पे प्रेजेंट था, तो यह तो वहीं रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक और देख लेते हैं। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पे जितने भी ऑर्थो होते हैं, दो ऑर्थो होते हैं, दोनों पे NO2 है, और एक पैरा होता है उस पे भी NO2 है, तीनों जगह पर NO2 प्रेजेंट है। और इस कंडीशन में आप देखिए सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, Cl की जगह OH आ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत फेमस कंपाउंड बन रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट एसिड है, ध्यान रखिए। वन ऑफ द एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, फिर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा गया है। आज के बाद मैं भी बार बार इसको रिपीट करूंगा, आपके दिमाग में आ जाएगी बात। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो नहीं है, इसके बावजूद ये उन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीजंस जब फिनॉल पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, अभी के लिए ध्यान रखिए पिक्रिक एसिड नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। इस बात को वापस छोड़ देते हैं, आगे फिर बताऊंगा, दिमाग में रहे इसलिए मैंने अभी बोला। तो जो चीज बनी वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गई और OH आ गया, मतलब Cl हट गया और OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। कंडीशंस देखें जरा, तो आप देखिए जरा, सिर्फ वार्म गर्म किया और क्या मिलाकर, केवल वाटर मिलाकर आपने हल्का सा गर्म किया। कहां? तो फर्स्ट केस में 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर, इतनी सारी चीजें, एसिडिफिकेशन, NaOH, ये सब यूज कर रहे हैं, तब जाकर वो सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहां पे भी वही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, Cl हट के OH आ गया है, लेकिन कंडीशंस देखिए, सिर्फ वार्म, वो भी वाटर मिलाकर। वाटर मिला देने से क्या हुआ होगा, वही आपको मिला होगा OH ग्रुप, राइट। हम यहाँ ऐसे मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये HCl बाहर चला गया और OH आके सब्स्टिट्यूट हो गया होगा, फाइन। लेकिन क्वेश्चन है 3 NO2 की वजह से हुआ है ये सब। कंडीशंस जो कमजोर हुई हैं वो इन 3 NO2 की प्रेजेंस की वजह से हुई है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि अराइल हैलाइड्स की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ा रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। या तो कंडीशन बिल्कुल ड्रास्टिक रखिए, और वो नहीं तो फिर इन तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप आप लगा दीजिए, तो इसकी प्रेजेंस में भी Cl हटकर OH आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। ये तो हुई फैक्ट की बात कि ऐसा हो रहा है, और ये जो डाटा आपके सामने है ये बिल्कुल परफेक्ट है, एक्चुअल है। अब हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन क्या अराइज हुए होंगे आपके दिमाग में? एक क्वेश्चन तो ये आया होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्यों, मेटा पे क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्यों, डोनेटिंग क्यों नहीं? ये दो बातें आपके पास आ गई होगी। और तीसरी चीज ये भी दिमाग में आई होगी कि यहां पे आप बहुत आसानी से तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में NO2 ग्रुप तो प्रेजेंट है ही है। तो बात बिल्कुल सही है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि साथ में तो ये जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि हम सब्स्टिट्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बात हो रही है पॉसिबिलिटी की और इम्पॉसिबल की। तो यहां पे ये पॉइंट है कि हां, हम इस Cl को हटाकर OH जोड़ सकते हैं, बस हमारा फोकस ये है कि इसको हटाकर हमें इसको जोड़ना है। अब जो कंपाउंड बना, कई सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे रिएक्शंस आप ऐसे देखेंगे जिनके अंदर हम इन ग्रुप्स को भी हटा देते हैं और प्योर फिनॉल बना सकते हैं। आने वाली क्लासेस में जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड करेंगे तब तक आप ऐसी कई सारी रिएक्शंस देख चुके होंगे। अभी हम उस साइड नहीं जा रहे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि NO2 ग्रुप की प्रेजेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बहुत आसान कर देती है।
अब मैं रीजन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखें ना, अब हम यहां पे इस बात को समझेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबल है और उसके बाद में फिर मैकेनिज्म आपको शो करूंगा। चलिए, तो यहां पे देखेंगे, देखें हम सबसे पहले बेंजीन रिंग बना दें। यहां देखिए, ये Cl जुड़ा हुआ है, ओके। कहीं पे भी ऑर्थो या पैरा पे एक जगह पे हम NO2 मान लेते हैं, ठीक है ना। वही इफेक्ट ऑर्थो से आने, दोनों ऑर्थो से और पैरा से भी वहीं से आने, तो कहीं पे भी आप एक कंसिडर कर सकते हैं। हम इस पोजीशन पे मान लेते हैं NO2 ग्रुप। NO2 पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप NO2 को इस तरीके से भी शो करते हैं, ये बात हम पहले से जानते हैं। फाइन, अब पहले तो मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ होगा। देखिए, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सुनिएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी रिंग्स में। अब रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो अपनी इस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ये किसी ना किसी न्यूक्लियोफाइल को इन्वाइट करेगा अटैक करने के लिए रिंग के ऊपर, और इसी NO2 की वजह से रिंग इलेक्ट्रॉन्स में कमजोर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और तुरंत वो रिंग पे अटैक कर देता है। ये मोटे तौर पर मैंने आपको बात समझाई। मैं फिर बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींच के रिंग को डेफिशिएंट कर देते हैं, और रिंग अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए किसी रिच स्पीशीज को इन्वाइट कर लेती है अपने ऊपर, और वो रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल ही होता है। फाइन, ये मोटे तौर पर मैंने आपको बात बताई, और उसका अटैक हो जाता है। रिंग अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने की कोशिश करती है और इस वजह से इस पर अटैक फिजिबल होता है। लेकिन हुआ क्या है वो देखिए। अब सबसे पहले NO2 का इफेक्ट क्या है भाई? NO2 का इफेक्ट है -I एज वेल एज -R, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से रिंग डेफिशिएंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स में। अब हुआ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। प्लस सामने लिख देते हैं हम एक न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट इज व्हाट, OH-। अब रेजोनेंस देखें, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां शिफ्ट हो जाएं, ओके, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, और यहां पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो अब आप अगला स्टेप देखिए, यहां तो NO2 ही है, फाइन। यहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ, यहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पे कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Cl, और साथ में यहां पे आया पॉजिटिव साइन, और उस पॉजिटिव साइन पे कौन अटैक कर देगा, उस पॉजिटिव साइन पे अटैक कर देगा OH-, और जैसे ही OH- इस पे अटैक करेगा तो OH- का बॉन्ड यहां पे बन गया। OH- का अटैक क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन NO2 ने खींच ली, डेफिशिएंट हुआ, डेफिशिएंट होने की वजह से इसने एक नई स्पीशीज को अलाउ कर दिया एंट्री लेने के लिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि Cl भी डोनेट कर सकता था, लेकिन Cl का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन पहले रहते उतने ही अभी होते, लेकिन इस बार नई स्पीशीज ने बाहर से एंट्री ली है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच उसी केस में होगी ना। OH ने अटैक कर दिया, ये स्पीशीज बन गई। अब इस स्पीशीज के बनने में ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है रेजोनेंस। आप देखिए जरा, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए यहां देखिए। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि यहां शिफ्ट हो जाएं तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, और यहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। ये देखिए, ये N, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां पे आ गया नेगेटिव साइन, यहां पे आया प्लस, और जब माइनस प्लस आमने सामने होते हैं तो हमेशा क्या बन जाता है, बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड यूं का यूं है, ये Cl हो गया, ये OH हो गया, करेक्ट। ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। NO2 का इफेक्ट कैसा है, विड्रॉइंग तो है ये, तो ये NO2 इस नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली विड्रॉ कर सकता है, फाइन। तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंटेंस नहीं होगी, खत्म कर दी जाएगी, ये उसको इफेक्टिवली नीचे खींच लेगा, करेक्ट। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें। अब सेम एरो सेम साइड में एरो चलते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है, जब हमने सीखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। एरो हमारा कैसे चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं, तो अब इसको भी हम यू शिफ्ट कर देते हैं। अब जब यहां पे शिफ्ट होगा तो यहां पे कौन सा साइन आना है, नेगेटिव, यहां पे आना है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। यहां देखिए अगला जो स्ट्रक्चर होगा ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव, यहाँ पे कौन साइन आया होगा पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, ये बन गया बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब है ये जो कार्बन आयन बना है ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और स्टेबिलिटी गेन करने के दो रीजन है, एक तो डीलोकलाइजेशन भी है और दूसरा इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इफेक्टिवली NO2 पुल भी कर पा रहा है, क्योंकि NO2 इसके बिल्कुल वही पोजीशन पे आ रहा है जहां पे नेगेटिव आ रहा है। देखिए नेगेटिव एक बार आया ऑर्थो पे, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, फिर ये मेटा है और ये ऑर्थो है। तो या तो नेगेटिव साइन यहाँ पे है ऑर्थो पे, या फिर ये पैरा पे, या फिर ये अगेन ऑर्थो पे। और यही मैं कह रहा हूं कि इन्हीं पोजीशन पे हमने किसकी पोजीशन बताई है, NO2 की बताई है। या तो NO2 ऑर्थो पे होना चाहिए, पैरा पे होना चाहिए, या फिर तीनों पे हो, लेकिन ऑर्थो और पैरा। ऐसा हमने क्यों बोला, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन पोजीशन पे अगर NO2 जुड़ा रहेगा तो डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो बिल्कुल इसके सामने वाले कार्बन पर होगा और उससे ये इफेक्टिवली विड्रॉ कर सकता है। और जितना इफेक्टिवली NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा उतनी रिंग पे डेफिशिएंसी होगी और उतना फास्टर न्यूक्लियोफाइल का ऊपर से अटैक होगा। दैट्स व्हाई हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही प्रेफर किया, क्योंकि इन्हीं पोजीशन से ये इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है। दैट्स व्हाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्यों, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप होगा वही तो डेंसिटी खींचेगा, और वो जब डेंसिटी खींचेगा तभी तो रिंग डेफिशिएंट होगी, और जब रिंग डेफिशिएंट होगी तभी तो उस पर बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने लगा दिया होता तो रिंग को वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन रिच कर देता, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कभी भी किसी न्यूक्लियोफाइल को इन्वाइट नहीं करती अटैक करने के लिए। दैट्स व्हाई आपको जवाब मिल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्यों और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्यों। अभी आगे भी चलते हैं, यहां देखिए। अब इसके आगे अगर हम चलें तो सबसे पहले तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है इन तीनों स्ट्रक्चर का, उसे हम बाद में बनाएंगे, मैं बीच में जगह छोड़ देता हूं उसके लिए। और इसके बाद जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के अंदर अल्टीमेटली जो चीज स्ट्रांगली इस कार्बन से जुड़ी रह सकती है वो जुड़ी रह जाएगी और एक को बाहर जाना होगा। क्यों बाहर जाना होगा, क्योंकि किसी एक के बाहर जाने के बाद ही कंपाउंड वापस एरोमेटिक बनेगा। देखिए अब इसके आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी वापस रिगेन हो जाएगी, क्योंकि यहां पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। करेक्ट। अब एरोमेटिसिटी वापस कब आएगी, जब इधर Cl या OH हट जाए। अब जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा वो जुड़ा रहेगा और वीकर वाला हट जाएगा, और वीकर वाला Cl ही है क्योंकि OH का बॉन्ड कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl पे शिफ्ट हो जाएंगे। पीछे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, और जब पीछे पॉजिटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, ये यूं ही, ये यूं ही, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे बाहर, तो प्लस प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड। OH जुड़ा रहेगा और कौन सी चीज बाहर निकल गई, Cl माइनस बाहर निकल गई। वो आप देख सकते हैं इस वाले केस में, और यहाँ NO2 तो है ही है। इस वाले केस में और इस वाले केस में अगर आप देखें तो Cl की जगह OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन पूरा हो चुका है। फाइन, रेजोनेंस आपको फील हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अंदर ऐसी है और यहाँ पे ऐसी है, तो इसका मतलब रेजोनेंस तो हुआ है। अब बना देते हैं इसका हाइब्रिड। हाइब्रिड देखिए, हाइब्रिड देखें, हाइब्रिड में वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो जो जो चीजें कॉमन है पहले उसको बना देते हैं। क्या ये कॉमन है, आंसर इज यस। अब यहां पे क्या ऊपर Cl और OH कॉमन है, आंसर इज अगेन यस, Cl और OH भी कॉमन है। अब अनकॉमन बात क्या है, अनकॉमन बात है इस पॉइंट से इस पॉइंट के नीचे नीचे, आप नोटिस कर लीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे नीचे या इस पर नेगेटिव चार्ज है और बॉन्ड्स रोटेट कर रहे हैं, इन पोजीशंस पर नहीं है। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, अब हम इसको शो करते हैं कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर लाकर अगर आपने यूं बंद कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, देखिए कहीं पे भी नहीं है। दरअसल इसको यहीं रोकना होगा। चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, चार्ज नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब इसी के अंदर हम कुछ बुक्स पार्शियल नेगेटिव लिख के बता देती है, कुछ बुक्स में केवल नेगेटिव लिखा होता है, तो चल जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक बॉन्ड मूव कर रहे हैं, और यहीं तक इसके अंदर देखें तो यहां से लेकर यहां तक ही बॉन्ड्स मूव किए हैं, वो बता दिया, और यहीं से लेकर यहीं तक ही नेगेटिव चार्ज मूव किया, इसलिए हमने पार्शियल नेगेटिव अंदर लिख दिया। ओके, पार्शियल नेगेटिव लिख देते हैं तो भी चल जाता है, केवल नेगेटिव शो करेंगे तो भी चल जाएगा। और ये आपका पूरा मैकेनिज्म तैयार हो गया, और इस मैकेनिज्म से आपको बातें समझ में आ गई होगी कि विड्रॉइंग ग्रुप ही क्यों, उसने रिंग को डेफिशिएंट किया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्यों, क्योंकि वो इफेक्टिवली डेफिशिएंट कर सकता है। यही ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगा होता, सेम स्ट्रक्चर में, आप नोटिस कीजिएगा ये यहां लगा होता, तो नेगेटिव साइन तो ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, मेटा पे तो है ही नहीं। तो NO2 थोड़ी देर के लिए देखिए जरा, मैं अलग कलर से शो करता हूं। मान लीजिए इस जगह पे NO2 होता तो इसका विड्रॉइंग नेचर तो होता, लेकिन नेगेटिव साइन यहां है, उसके बाद नेगेटिव साइन यहां है, तो इफेक्टिवली नेगेटिव साइन को कौन सा NO2 विड्रॉ कर सकता है, ये वाला या ये वाला?
ऑब्वियसली वही वाला विड्रॉ कर सकता है जिसके जस्ट सामने वाले कार्बन पे ही नेगेटिव साइन हो, इसलिए हमने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को प्रेफर किया। फाइन, तो ये शायद आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिटेलिंग दीजिए या डिटेल दीजिए या किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड्स में पॉसिबल होता है, यदि NO2 ग्रुप उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हो या पैरा पे जुड़ा हो या तीनों पे जुड़ा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे NO2 यहां लगा रखा है तो भी सेम चीज ही आनी है। इस NO2 को यहां हटा के मैं यहां लगा दूं तो बस NO2 की पोजीशन बदलेगी, बाकी अंदर जो चल रहा है वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। बस ध्यान रहे NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। ये जो चीज मैंने अभी आपको शो की है, ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है आपके नोट्स की प्रिपरेशन करने से। मैंने उसे बहुत तसल्ली से बनाया है, तो वो आपको देखने से बिल्कुल ठीक लगेगा। इस तरीके से भी ठीक है, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। देखिए, उसको मैं आपको शो करता हूं। यहां देखिए, ये देखिए, ये मैंने बना रखा है। फाइन, शायद आपको नजर आ रहा होगा, वही सेम चीज है। यहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है वो की वही है एग्जैक्टली। यहां देखें, वही OH का अटैक हो रहा है। इस स्टेप को हमने स्लो स्टेप माना है। स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसके बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, बस ये डॉट का आप ध्यान रखिएगा। ये डॉट है यहां पे भी है, बाकी सब कुछ सेम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बना रखे हैं मैंने जैसे बताया था वैसे का वैसा है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, देख सकते हैं आप, वो नेगेटिव साइन वैसा, और ये बन गया। फाइन, इसी के साथ साथ मैंने ये बात भी बता दी कि जो नेगेटिव चार्ज है, देखिए, द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस विथ रेस्पेक्ट टू द हैलोजन सब्सटेंट इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी चार्ज की डेंसिटी अगर कम होती है, चाहे इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सिस्टम या जो भी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल ही होता है। तो इस NO2 ग्रुप ने स्टेबिलिटी दी क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पे है, और उसी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भी था। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड दस फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हेलोएरीन्स। बात मैं समझा चुका हूं। इसके बाद अब ये देखिए, मैंने सेम मैकेनिज्म बताया है, लेकिन इस बार मैंने NO2 की जो पोजीशन है वो मेटा पे ले ली है। अब मेटा पे आ जाने से क्या होता है वो बात भी मैं आपको बोल चुका हूं कि इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, या जो कार्बन आयन एज इंटरमीडिएट बन रहा है उसको स्टेबिलिटी भी नहीं दे पाएगा। और वो चीज आप देख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एग्जैक्टली सेम ही है। सेम वही चीज है, अंदर का सब कुछ सेम है, बस NO2 को मैंने किस पोजीशन पे लगा दिया, मैंने इसको मेटा पोजीशन पे लगा दिया। अल्टीमेटली यहां पे भी ये मेटा पे लगा हुआ है, सेम सारी चीजें वही है। बस मेरा पॉइंट ये है कि जब हम इसको मेटा पोजीशन पे लगाते हैं और इसका मैकेनिज्म जब मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर सकता जितना इफेक्टिवली अगर ये ऑर्थो और पैरा पे होता तब करता। अब यहां देखिए, तो यहां पे नेगेटिव साइन देखिए, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे, इसके बाद एक छोड़कर पैरा पे आ गया, फिर एक छोड़कर वापस ऑर्थो पे आ गया, लेकिन NO2 के सामने कभी नहीं आया, ना यहां आया, देख सकते हैं, ना यहां है ना यहां है, कहीं पे भी कभी भी नहीं आया जिसके सामने NO2 था। तो NO2 इसको इफेक्टिवली खींच ही नहीं सकता। फाइन, दैट्स व्हाई मेटा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप आप लगाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब NO2 ऑर्थो या पैरा पे जुड़ा हो, और तीनों पे जुड़ा हो, मतलब दोनों ऑर्थो पैरा पे जुड़ा हो, तो आप समझ गए होंगे तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डेंसिटी को बहुत डेफिशिएंट बनाएगा, और उतना ही तेजी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिजिबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई बहुत नॉर्मल कंडीशन में भी वार्म किया था पानी डालकर, लेकिन तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप था, इस वजह से वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप। तो विड्रॉइंग क्यों, आपको जवाब मिल गया। डोनेटिंग क्यों नहीं, इसका भी जवाब आपके पास है। ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों, जवाब मिल चुका है। मेटा पे क्यों नहीं, इसका भी जवाब मैं आपको दे चुका हूं। फाइन, यहां देखिए, और रही बात स्टेटमेंट्स की, तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन मेटा नाइट्रोबेंजीन नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेयर द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम बेयरिंग द NO2 ग्रुप। ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है यहां पे जिसके ऊपर नेगेटिव साइन हो और उसी कार्बन से NO2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं है। नेगेटिव साइन तो है लेकिन उस कार्बन पर NO2 डायरेक्टली अटैच नहीं है। उससे क्या हुआ, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta position। काफी इंपॉर्टेंट बात थी, आपको बातें समझ में भी आ गई होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है अराइल हैलाइड्स में अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या तो वो कीजिए, या फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द अराइल हैलाइड्स। इन कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो फिर आप एरो के आगे क्रॉस कर देंगे। सिंपल, अगर आपको बेंजीन रिंग लिखा है, ऊपर Cl लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, प्लस NaOH लिखा हुआ है और एरो पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा, तो आपको एरो के आगे क्रॉस 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 कर देना है, क्योंकि कंडीशन जब तक मेंशन नहीं की जाएगी कि किन कंडीशंस में आप ये काम कर रहे हैं, तब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। हाँ, क्लोरोबेंजीन है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एनोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है और वार्म का साइन है, हीटिंग का साइन है, वाटर लिखा हुआ है, तो आप यहां पे प्रोडक्ट बना देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। लेकिन प्योर क्लोरोबेंजीन में स्पेसिफिक कंडीशंस जनरेट किए बिना यह बात नहीं हो सकती। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं आपके नोट्स बनाने के लिए, फिर आगे की बात करते हैं। ये देखिए, तो ब्लैंक पेज था। लोन पेयर बना लीजिएगा। यहां पे बात पूरी हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, इंपॉर्टेंट कोड जो है वो है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। ध्यान रहे, अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन में रह के ही कोई काम कर रहे हैं तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। ये बात हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे खाने में, चाहे सोने में, चाहे हार्डवर्क करने में। अगर आपको लगता है कि विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स में हमने अपने पढ़ने की जगह बदल ली, कोजी एनवायरनमेंट में रहकर अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं, तो सच मानिए आप कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकते। आपके पढ़ने की जो रेट है वो भी डिक्रीज होगी। विंटर्स आ गए, खाने में भी आप वही वो खा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, इररेस्पेक्टिव कि वो हेल्दी है या नहीं है, टाइमिंग आपके सेट नहीं है, तो भी आपके लिए ये हार्मफुल ही है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही अपनी ईटिंग हैबिट्स बनानी चाहिए। कई सारी चीजें ऐसी भी खानी पड़ सकती है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू काफी हाई है। कंफर्ट जोन में रहकर चाहे आप पढ़ाई कर लीजिए, चाहे आप कोई भी काम कर लीजिए, आप कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों से आप कोई डिफरेंस क्रिएट करें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। और यकीन मानिए, एक बार आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, जो आपका रूटीन है, जो आपकी स्टाइल है, उसी को आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, चाहे आप उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है, चाहे वेदर आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे एनवायरमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सब के इररेस्पेक्टिव अगर हम देखें तो आप अगर अपने एम पे लगे हुए हैं तो एम आपको जरूर मिल जाएगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि लिव इट, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। तो गाइज ध्यान रखिए, बहुत जल्दी आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट कभी बड़ा नहीं होगा। बड़े रिजल्ट्स हमेशा टाइम लेते हैं। अब आप प्रॉपर्ली कोई भी एम अगर आपने सेट किया है, उसकी एक लिमिट जरूर होती है, टाइम लिमिट होती है। किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, इट ऑल डिपेंड्स कि एम आपने क्या सेलेक्ट किया है। उसके लिए आप रेगुलरली थोड़ा हार्डवर्क कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े तो बेझिझक बाहर आ जाइए, तभी आपको एक बड़ी सक्सेस मिल सकती है। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।